सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनके मॉक टेस्ट में मार्क्स जो हैं इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, जो एक लेवल पे आके स्टक कर गए हैं। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिनको मॉक्स देने का तरीका ही नहीं पता है कि मॉक्स देना कैसे है। और बहुत सारे महानुभाव तो ऐसे हैं जिनको मॉक टेस्ट पता ही नहीं है कि ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि मॉक्स में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ किया जाए। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि मॉक टेस्ट होता क्या है। मॉक टेस्ट बेसिकली रियल एग्जामिनेशन का रेप्लिका होता है, जिसको देख के हमें ये पता लगता है कि हम एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। तो हू बहू उसकी कॉपी मान लीजिए, मॉक टेस्ट बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। बट आप ईमानदारी से मुझे एक चीज़ बताइए कि हम उतनी ही सीरियसनेस से मॉक टेस्ट को देते हैं जितनी सीरियसनेस से हम लोग एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बच्चे लेट के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कुछ चल चल के मॉक टेस्ट दे रहे हैं। कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि सर चल के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना तो बड़ा मज़ा आता है, तो क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में भी चल चल के सॉल्व करोगे ना, कंप्यूटर को उठा के पीछे उसको इन्विजिलेटर को एक बार बोल देना सर आप कंप्यूटर उठा लो, साथ साथ चल चल के सॉल्व करता हूँ, ऐसे मज़ा आता है, ऐसे सही होते हैं, ऐसे बनूंगा मैं इंस्पेक्टर या ऐसे बनूंगा मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर है। तो एक तो चीज़ों को ना आप फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दीजिए। घर पे ना क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन हॉल जैसा प्रेशर नहीं होता है। एग्जाम में तो पूरा मतलब आप पैनिक कर जाते हैं, घर पे वो माहौल बिल्कुल कंफर्ट जोन है, आपका सेफ जोन है, तो चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तुक्के लगाने लग जाते हैं। और बहुत बार फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से हमारे जो मॉक्स में मार्क्स है वो इंक्रीज नहीं होते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उन पर ध्यान रखेंगे मॉक टेस्ट को सॉल्व करते टाइम। सबसे पहली बात, टेक इट एज अ रियल पेपर। टेक इट एज रियल पेपर का क्या मतलब है? जैसे आप एक चीज़ समझिए, मैंने एक कहावत मैंने कई बार बताई, आपने भी सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। कि जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही हमारी स्किल डेवलप होंगी और वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको गलत रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है। आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी सही रिजल्ट मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, सही दिशा में करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, टेक इट एज रियल पेपर का मतलब है कि आप तुक्के ना मारें। जैसे आप पेपर को सीरियसनेस के साथ करते हैं वैसे यहाँ पे भी आप करें। यूँ ना सोचें कि चल लगा देता हूँ कौन से नंबर, मतलब यहाँ पे कौन सा टैक्स कट जाएगा मेरा, क्या पता सही हो जाए। भाई यहाँ पे नंबर ला के आप कुछ नहीं उखाड़ने वाले, जो उखाड़ना है एग्जामिनेशन में उखाड़ना है। तो 5 सही होते हैं 5 करें, 10 सही होते हैं 10 करें। यूँ ना सोचें कि बस लगा ही देता हूँ, क्या जा रहा है अपना, दोबारा दे दूंगा, अगला मॉक टेस्ट दे दूंगा उसमें देख लूंगा। ऐसा ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि कम नंबर ना हमको हजम नहीं होते। और ये बात सच है, हम लोग ना अपने आप को ही डिनाई करते रहते हैं, अपने लेवल को ही। अक्सर ऐसा होता है, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं नंबर जब कम आते हैं, है ना। हमको लगता है यार मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, तो इसलिए वो चीज़ ना हमें हजम नहीं हो पाती, रियलिटी हम फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग तुक्के मारते हैं। तो भाई मैं मानता हूँ ये चीज़ और आती है, सेल्फ डाउट आता है, नंबर कम आते हैं ना तो मोटिवेशन अपने आप कम हो जाता है। तो इसलिए कुछ बच्चे घर पे तुक्के मार देते हैं, बट ऐसा ना करें, क्योंकि तुक्के मारने से आपको ना आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता नहीं लगेंगे। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स पता नहीं लगेंगे तो आप मार्क्स नहीं इंक्रीज कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस जगह पे आपको एफर्ट डालना है। आप एफर्ट भी डालेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। मेहनत भी कर रहे हैं भाई गधे की तरह और बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे पता लगेगा? वो मॉक टेस्ट के एनालिसिस से पता लगेगा। अब ये कैसे करना है सर मॉक टेस्ट का एनालिसिस? एक्चुअल में ना ये थोड़ा हेक्टिक वर्क है, थोड़ा इसके अंदर मेहनत लगती है। बट अगर आपको मतलब आपका फ्यूचर अगर बेटर हो रहा है, मान लो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है लेट से, और उसके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ भी जाए तो क्या दिक्कत है भाई, करो उसका एनालिसिस। तो थोड़ा सा मतलब मेहनत का काम है, बट मैं समझा देता हूँ ये क्या है, हर किसी बच्चे को करना चाहिए ये। अब मॉक टेस्ट का एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई मॉक दिया तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके नंबर ज़्यादा आए और बहुत बार ऐसा होगा कि आपके नंबर कम आए। अब जब नंबर ज़्यादा आते हैं तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आप इस साइड है कि उस साइड है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है कि आपकी तैयारी खराब है? किसी मॉक टेस्ट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको लगता है तैयारी अच्छी है, किसी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आपको लगता है आपकी तैयारी खराब है। तो कहने का मतलब है कभी सिंगल मॉक के बेसिस पे आप अपनी रियल असेसमेंट नहीं कर सकते कि कोई सिंगल मॉक का जो भी स्कोर है वो आपने देख लिया और आपको लगा कि ये आपका लेवल है। ऐसा नहीं है भाई। मिनिमम 5 मॉक्स का जो एवरेज है ना, मिनिमम 5 मॉक्स का जो एवरेज स्कोर होगा ना वो एक्चुअल में आपका रियल स्कोर है। क्योंकि बहुत बार मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस का लेवल इजी होता है तो हमारे नंबर ज़्यादा आ जाते हैं,
बहुत बार क्वेश्चंस का लेवल हार्ड होता है तो नंबर कम आ जाते हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे सिंगल मॉक टेस्ट के बेसिस पे। तो 5 मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें इजी भी आ जाएंगे, हार्ड भी आ जाएंगे, तो इससे आपको एक आपका स्कोर पता लग जाएगा। 19-20 तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता ही है, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, वो तो एग्जाम में जाके ही पता लगेगा, बट हाँ आप काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे, आपके रियल असेसमेंट के, रियल स्कोर के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे। एक बार आपने 5 मॉक्स दे दिए, बढ़िया से एनालिसिस कर लिया, मतलब देख लिया कितना स्कोर बन रहा है, आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, उसके बाद क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस थे इन 5 मॉक्स के अंदर, आपने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है अटेम्प्टेड, दूसरी कैटेगरी है अनअटेम्प्टेड, और तीसरी कैटेगरी है रॉन्गली अटेम्प्टेड। आप ये देखिए उन 5 क्वेश्चंस में से जो सबसे ज्यादा आपने अटेम्प्ट किए और जो सही निकले, वो बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। और जो अनअटेम्प्टेड रहे, जिनको आपने छुआ ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कैसे सॉल्व करना है, या फिर रॉन्गली अटेम्प्टेड रहे, तो ये जो दोनों एरियाज हैं, ये मान के चलिए आपका वीक डोमेन है, वीक पार्ट है। तो बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें वीक पे ज़्यादा मेहनत करनी है, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग के बराबर लेके आना है जो आपकी वीक है। अब वीक चीज़ें वीक क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो आपके क्वेश्चंस, अधिकतर क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रहे किसी एक कैटेगरी के, तो मतलब आपकी उसकी टॉपिक वाइज जो आपने प्रैक्टिस की थी वो सही नहीं है, मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं है। अनअटेम्प्टेड का यही मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है। और रॉन्गली अटेम्प्टेड, रॉन्गली, ये मैं रॉन्गली ऐसे आ रहा है, रॉन्गली क्यों आ रहा है बार बार रॉन्गली, ठीक है। रॉन्गली अटेम्प्टेड का मतलब है कि आपका हो सकता है कि एक तो कॉन्सेप्ट भी वीक हो सकता है आपने स्पीड में तमंचे पे डिस्को चलाते हुए एकदम बिल्कुल वो ठा 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 करते हुए आगे बढ़े होंगे ना, अक्सर ऐसा हो जाता है भाई। तो अनअटेम्प्टेड है तो कॉन्सेप्ट वीक है, रॉन्गली अटेम्प्टेड है तो कॉन्सेप्ट भी वीक हो सकता है और स्पीड में आपने वो गलत कर दिया हो। अब अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो मान लेते हैं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मतलब मान लेते हैं, मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, और मान लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या जिसमें आपको दिक्कत आ रही है वो पैराजम्बल्स है और एरर्स है, ठीक है। तो आप उनकी टॉपिक वाइज अलग से प्रैक्टिस करेंगे, उनकी जो कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर स्पीड की दिक्कत आ रही है तो इस चीज़ को समझेंगे हम अगले पॉइंट से। अगला पॉइंट क्या है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, सर स्पीड कैसे इंप्रूव करें, एक्यूरेसी नहीं आ रही, एक्यूरेसी कैसे डेवलप करें। देखो जब भी इन दोनों चीज़ों की बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको करना होता है वो एक्यूरेसी पे, उसके बाद आपको स्पीड पे। मैं लिख देता हूँ ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। उसके पीछे कारण है, क्योंकि एग्जामिनेशन में नंबर आपको जल्दी सॉल्व करने के नहीं मिलने वाले हैं, सही सॉल्व करने के मिलने वाले हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे एग्जामिनेशन में आपके सामने 30 क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 के 30 ही सॉल्व करने हैं। अगर आप एक्यूरेसी के साथ 20-22 भी सॉल्व कर देते हैं, तब भी हम बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर देते हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल से क्वालिफाई कर देते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा कमांड बनानी है, ना कि स्पीड पे। मतलब स्पीड पे भी बनानी है, ज़्यादा बोला है मैंने, ज़्यादा कमांड आपको एक्यूरेसी पे बनानी है, स्पीड पे बाद में अपने आप बन जाएगी। कैसे, आप एक चीज़ समझिए, अब आरसी जैसा कोई टॉपिक है, अब किसी बच्चे का ये टॉपिक वीक है, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स तो पता लग ही गए। अब मान लेते हैं कि आपका आरसी जो टॉपिक है वो वीक है, अब कोई बच्चा इसे सॉल्व कर रहा है, एग्जामिनेशन में इसे 10 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, बट अब वो घर पे इसे 10 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेगा और ऑलरेडी उसका वीक है, तो क्या वो कर पाएगा? तो टाइम कॉन्स्ट्रेंट के चलते वो जल्दी जल्दी करेगा, और जल्दी जल्दी में जो चीज़ें उसे सीखनी चाहिए वो सीख ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब, अगर आप जल्दी करोगे घर पे प्रैक्टिस करते वक्त जो टॉपिक आपके वीक हैं उसके ऊपर, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाएंगे, और वो बहुत ज़रूरी है एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए। तो चाहे आप टॉपिक को आधे घंटे में सॉल्व करें, 1 घंटे में सॉल्व करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। मॉक टेस्ट अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो पेपर को सबमिट कर दो, ऑफलाइन दे रहे हैं तो कोई बुक आपके पास है, टाइमर ना लगाएं बिल्कुल भी, बिना टाइम के पहले उस टॉपिक की कमांड बनाएं। आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना हो सकता है एक्यूरेसी अपनी डेवलप करें। उसके बाद फिर आप ऐसे ऑप्शंस को कंसिडर करें कि अब मैं स्पीड कैसे बढ़ाऊं, अब मैं इसे कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करूं, या कौन से एरियाज में मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और कौन से में कम टाइम देने की ज़रूरत है। ये सारी बात की चीज़ें होती हैं। तो स्पीड पे अपने आप कमांड बनने लगेगी एक बार अगर टॉपिक पे आपकी पकड़ आ गई है तो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत बच्चों को इससे हेल्प मिली है, आप एक बार करके देखिएगा, आपको एक्सट्रीमली बेनिफिशियल लगेगा। उसके बाद बात आती है रिवाइज नोट्स की। बहुत बार ऐसा होता है, आप मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको आते थे, आपने कहीं ना कहीं पढ़े थे, बट आपने उनको रिवाइज नहीं किया टाइमली,
और एग्जामिनेशन में या मॉक टेस्ट में आपको एकदम से स्ट्राइक नहीं करा और वो गलत कर दिया आपने, जबकि आपको आता था, बस कमी कहाँ रह गई, रिवीजन में रह गई। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिवीजन के चलते बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया ना भाई, कोई चीज़ आपने पढ़ ली है, बस रिवाइज तो करना है। तो टाइमली रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं रिवीजन। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस मॉक रेगुलरली। क्या मतलब है भाई? आपके नंबर ज़्यादा आए, आपके नंबर कम आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि नंबर हमेशा ज़्यादा ही आए, प्रैक्टिस इसलिए भी होती है कि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता लगे, आपको पेपर का स्टाइल पता लगे, इनसे आपकी फेमिलियरिटी बनी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नई टाइप का, नए कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट्स तो चलो पुराने ही आते हैं, टाइप्स बेसिकली नई बन के आती रहती है, नए टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं, अगर आपको उनका पता नहीं लगेगा तो आप एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन मैटर करती है, बट इंप्लीमेंटेशन उससे भी ज़्यादा मैटर करती है। ज़रूरी नहीं कि भाग भाग के ही काम चलेगा, बस भागना ही है, भागते रहो भागते रहो। सही दिशा में भाई आप चल भी लोगे ना, तब भी आप टाइम से मजे करते हुए बहुत आगे निकल जाओगे। तो सही दिशा में इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। अगर आप में से कोई नया बच्चा है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।